को साउंड क्लैरिटी ठीक अच्छे से आ रही है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग प्रगति, हेलो सफदर। प्लीज़ एक बार साउंड के लिए कंफर्म करो, क्या साउंड अच्छी तरह से आ रहा है आपको? वीडियो अच्छे से नजर आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताइए। गुड 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 गुड। चलो अच्छी बात है, सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है। प्रिया सिंह को साउंड की थोड़ी इशू है बेटा, एक बार चेक करिएगा। प्रिया बेटा अपना चेक करो, आपका कोई म्यूट ना हो, इस वजह से साउंड ना आ रहा हो आपके पास। गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग। तो एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप सबकी बातें मेरे पास चैट के थ्रू पहुँच सकती हैं। तो आपको जो भी बात मुझसे करनी हो या कोई भी डाउट मुझसे पूछना हो, आप मुझसे वो चैट के थ्रू मुझे भेजकर पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। मैं एक अच्छा फीचर आपको बताना चाहूँगा हमारी ऐप का, और वो ये है कि आप इंडिविजुअल जो हमारा इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो सकता है इससे। आपका जो भी कोई डाउट होगा वो मैं यहाँ पर रीड कर सकता हूँ अपनी चैट स्क्रीन पर, जो यहाँ पर मेरे पास नीचे है, और इस चैट स्क्रीन के ऊपर जो भी बातें आती हैं वो मैं पढ़कर आपको उसका जवाब दूंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षित, गुड मॉर्निंग तन्वी। हर्षित बेटा उस फीड में मिस हो गया होगा, कोई टेंशन मत लो। इसमें जितने भी बच्चे हैं हमारे, आई गेस सबने अभी 12th क्लास के एग्ज़ाम पूरे दिए तो नहीं है। आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में होना है एक, आई होप वो हो जाए उस तरह से। सीबीएसई चाहता है कि वो आपका एग्ज़ाम ले, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो एग्ज़ाम हो भी जाएगा। बट ऑल दो चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं मुझे इस चीज़ के कि सीबीएसई आपका एग्ज़ाम ले पाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन आई होप कि आपका एग्ज़ाम हो जाए ताकि आप अपने उस एक बर्डन से आप आगे बढ़ें। तो और उसके बाद फिर सीए करने का थोड़ा मज़ा भी उस हिसाब से आएगा। तो कुछ भी मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप सब लोग जो बच्चे भी सीए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्या ये आप सब अपनी मर्जी से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो, या किसी को देखा था या किसी से सुना था? तो ऐसा प्लीज़ आप मुझे थोड़ा अपने पास मुझे बताएं मैसेज करके कि आपके लिए सीए करना किसने कहा आपको, या आप क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आज बातें करेंगे, पहले स्टार्टिंग में एक दूसरे को जानेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तन्वी ने सिर्फ 11th पास की है बेटा। मर्जी से। देव नारायण कह रहा है अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। विनीत बेटा चेक करो आपका म्यूट ना हो, कहीं फ़ोन जो है आपका म्यूट ना हो, चेक करिए। आयुष अपनी मर्जी से कर रहा है। हर्षित गुप्ता कहता है मैं पापा के लिए कर रहा हूँ। प्रगति अवस्थी का ड्रीम है कि मुझे सीए करनी है। रितेश बेटा चेक करो, साउंड म्यूट नहीं होना चाहिए आपका, स्क्रीन पे टैप करो। नवीन अपनी मर्जी से कर रहा है। लक्ष्या मुझसे इंस्पायर है, थैंक यू लक्ष्या। उदित ने बिल्कुल सही बात बोली, सर पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, और ये परफेक्ट बात है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऋषम कहता है कि मैंने देखा था। प्रमोद अपनी मर्जी से कर रहा है। तन्वी भी अपनी मर्जी से कर रही है। देखो मेरा ये सवाल जो आपसे पूछने का मोटिव है ना, वो ये है क्योंकि आप सबने ना ये बहुत सुना होगा लोगों से कि सीए बहुत मुश्किल कोर्स है, और अगर कोई मुश्किल चीज़ हम अपनी मर्जी से करते हैं ना तो हम अपना 100% 200% डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वही मुश्किल चीज़ हम किसी के कहने पर या प्रेशर में करते हैं तो हम उसमें अपने वो एफर्ट नहीं डाल पाते जो हमें एक्चुअली डालने चाहिए।
तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है जानना, समझना कि भाई क्या ये आपकी मर्जी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिया सिंह कहती है अमीर बनने के लिए करने हैं और खुद से कर रहा हूँ, ड्रीम है और खुद के लिए कर रहा हूँ, सफदर बोल रहा है। पीयूष कह रहा है सर मैं करप्शन को कम और टैक्स को पे करने के लिए। पीयूष बेटा तुम ये आज ही बोल रहे हो, उसके बाद सब भूल जाओगे इसके बारे में मेरा भी ड्रीम है मम्मी के लिए, संध्या बोल रही है। गुड संध्या। और तो ये कुछ बातें हैं और फिर मैं भी आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने क्यों शुरू किया या मैंने कैसे किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको पता चलेंगी आज, ताकि आपका भी इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैंने अपनी ट्वेल्थ 2005 में की है, यानी कि करीबन आज से 15 साल पहले। और उसके बाद सीए ही ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी था या सीए ही क्यों था, क्योंकि कॉमर्स में अच्छे थे, अकाउंट्स वगैरह पढ़ने में अच्छे थे, तो अकाउंट्स मैथ अच्छा था, तो जी प्रैक्टिकली कुछ करना है, थियोरटिकल तो थोड़ा सा डीले है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर सुना कि भाई सीए से अच्छा कोई कोर्स नहीं है। हाँ मुश्किल है, 2% लोग पास होते हैं, लेकिन माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि भाई कॉमर्स में इससे अच्छा कोई कोर्स नहीं है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, इससे सस्ता भी कोई कोर्स नहीं है। सस्ता इन द सेंस कि आपकी जितनी फीस आपने इवन अपनी कभी 12th क्लास में एक सब्जेक्ट के लिए पे की होगी, इतनी आपकी पूरी फीस इस सीए फाउंडेशन की है। और ऐसे ही सीए इंस्टीट्यूट की फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू आप कोई भी बीबीए या कोई भी कोर्स करते हैं, बीसीए वगैरह, या किसी प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम करते हैं, तो उनकी सेमेस्टर फीसेस ही इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और सीए के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं है। सीए के अंदर आप सेल्फ स्टडी करके भी काम कर सकते हैं और कोचिंग लेकर तो हो ही सकता है नो डाउट, लेकिन इतना महंगा नहीं है। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी, फाइनेंशियल इश्यूज हुआ करते थे कि भाई पैसा नहीं है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो सस्ता हो और अच्छा हो। तो मैंने भी कभी 2005 के बाद यही सोचकर सीए शुरू किया। 2011 में क्लियर किया, करीबन 5.5 साल मुझे सीए करने में लगे। हमारा उस वक्त एक अलग पैटर्न था, ओल्ड तरीका था। कुछ जैसे आपके एग्ज़ाम अभी अप्रैल में आपने 12th के एग्ज़ाम दिए, मार्च में 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो आप, और उसके बाद आप नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमें पूरा 1 साल मिलता था। अगर आपने मार्च में एग्ज़ाम दिए तो अगले एग्ज़ाम अगले मई में होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्च 20 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका पहला फाउंडेशन, जिसमें हमारे केस में बोलते थे प्रोफेशनल एजुकेशन 1, वो 1 साल के बाद हुआ करता था। फिर उसके 2 साल के बाद अगला और उसके 3 साल के बाद अगला, तो कुछ इस तरह से चलता था। मैं आपको अपने इस अब जो पोजीशन चल रही है, अब जो कोर्स ड्यूरेशन है, उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा कि आपका प्रोसीजर का स्टेप क्या रहेगा, आगे कैसे प्रोसीड करोगे, ये सब बातें बताऊंगा। ट्रेनिंग कैसे होती है उस सब के बारे में। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में होगा पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करें ना तो पहले एक दूसरे को जान तो लें कि भाई आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसकी टेंशन तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका आप सब या तो कुछ देख चुके होंगे या आज देख लोगे, या इवन मैं अपनी हमारी इस ऐप के ऊपर मेरी 2 वीडियोस अपलोडेड है जो सीए फाउंडेशन के डेमोस के रिगार्डिंग है। उन दोनों वीडियोस के अंदर आप मेरा पढ़ाने का तरीका समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही पढ़ाता हूँ। आपका 11th 12th में आपने क्या पढ़ा, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं। मैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ, ये मानते हुए कि आज एक जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट पहली बार कॉमर्स में घुसा है, एंटर कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी पहली 2 वीडियोस को जरूर देखना होगा। वो 2 वीडियोस का देखना बहुत जरूरी है। इन केस अगर कोई भी साइंस स्टूडेंट है, वो तो प्लीज ये समझ ले कि आज की क्लास उसके लिए बनी ही नहीं। उसको पहले मेरी 2 वीडियोस को देखना होगा, उसके बाद वो मेरी क्लासेस में बैठना शुरू करे। उसके अलावा आप मेरी कुछ बेसिक वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। जो बच्चे कहीं पर भी साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स भूल चुके हैं, मैं कहता हूं आपने 12th में एग्जाम दिया लेकिन आपको नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हमने हर चीज का प्रिपरेशन कर रखा है, तो बेफिक्र होकर पढ़िएगा मुझसे। उदित का एक क्वेश्चन है, सर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं? यस बेटा, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बट इस तक पे तो ऑलरेडी वैसे भी कुछ अवेलेबल ही नहीं है। यस विकेश पपाए बेटा बोल रहा है सही कि भाई पैसा नहीं लगता है लेकिन सब कुछ लगता है। बेटा वो सब कुछ लगाने के बाद ही तो पैसा कमा सकते हो।
आर्यन, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो बेटा पेरेंट्स से बात करो, दोनों चीज़ें अपने साथ ड्रीम को रखो, सीए भी करो और अपने अपने जो ड्रीम है उसको भी पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप बिना मन के करोगे ना तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें बनेगा तो ही मज़ा आएगा। तो इन चीज़ों को लेके प्लीज़ ध्यान रखें कि आपका इंटरेस्ट का बनना, यानी कि आपकी जो कहते हैं ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि जी मुझे करना ही करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी तो फिर मुझे बहुत दिक्कत लगेगी कि आपको पढ़ते वक्त वो चीज़ इंटरेस्ट के साथ मिल रही है या नहीं मिल रही। और सीरियसली ये कोर्स फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं है। फॉर्मेलिटी जो करते हैं उनके रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो आपको अगर चाहिए कि आपके नाम के आगे 2 वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा हो, तो उसके लिए सीरियसनेस, सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर आप सिंसेरिटी रखेंगे। लोग कहते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए मुश्किल नहीं है, सीए गलत तरह से करने के तरीके की वजह से मुश्किल है। पढ़ते बहुत बच्चे हैं लेकिन उनके तरीके गलत हैं, मेथड्स गलत हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, आपको लगता है जो आपने 11th-12th में किया वही यहाँ चलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोर्स कंटेंट, कोर्स ड्यूरेशन, सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा मंदिर है बेसिकली। सीए इंस्टीट्यूट हमारे लिए एक मंदिर है और इस मंदिर के लिए ना हम पॉइंट ये है, हमें उस मंदिर में एंटर करना है और एंटर करने के लिए ये डिग्री लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये डिग्री लेनी है तो इसको बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल पवित्र इच्छा से लेनी होगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ ये करना होगा कि आप अपना इंटरेस्ट बनाएं। इसके लिए बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं होता। एक बात बोलना चाहूंगा, हर्षित गुप्ता, बेटा सब पता चलता रहेगा कितना और कैसे पढ़ना है। मैं बता रहा हूं नॉर्मल पढ़ना है। आपने अपनी 12th क्लास में जो जनवरी और फरवरी के मंथ में पढ़ा है ना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उस लेवल को भी अगर आप मीट करोगे ना तो आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा। उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपने जनवरी फरवरी में अपने 12th बोर्ड के लिए पढ़ना शुरू किया था। उसमें आप काफ़ी पढ़ते थे, टेस्ट वगैरह देते थे, बहुत सारी क्लासेस करते थे। तो उस लेवल को भी अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपकी सीए बहुत आसानी से हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर परसेंटेज मैटर नहीं करती। आप यहाँ पर 12th के 90% और 50%, 12th में भले ही 90% आए हो चाहे 12th में 50% आए हो, दोनों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हुआ देख सकते हो। मैंने देखे हैं कि हाँ हर तरह के लोग यहाँ पर सीए बनते हैं। यहाँ 50% वाला भी फेल होते हुए भी देखा है, 95% वाला भी फेल होते हुए देखा है, और 50% वाले को रैंक लाते हुए भी देखा है, टॉप में आते हुए भी देखा है। तो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन किस दिन से आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बहुत ज़रूरी है जानना। अभी हुआ है, बस मेरा भी हुआ है। अर्नव, 12th में बेटा आप 1 घंटा पढ़ते थे, अगर आपको लगता है कि वो काफ़ी था तो 1 घंटे से भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपका अपना दिमाग हो सकता है जो 1 घंटे में ही आपको वो पावर दे सकता है जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे। पढ़ने को मैंने भी एक बारी अपने टाइम पे 18.5 घंटे एक दिन में पढ़ा हुआ है। इट डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका कोर्स कितना है, आपको रिविजन कितनी करनी है। किसी के लिए 1 रिविजन भी काफ़ी होती है, किसी के लिए 5 रिविजन भी कम होती हैं। तो इट डिपेंड्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बच्चा सेम है, हाँ कोर्स सेम है, बट हर बच्चे का करने का तरीका अलग अलग है। हम कुछ तरीके आपको सिखाएंगे, कुछ गलतियाँ ना करें आप वो बताएंगे, आपको बेटर करेंगे, जितना अच्छा हो सके वो आपको दें, और इन चीज़ों के बेसिस पर आप आगे बढ़ें। मैं अपने लिए बता दूं, मेरे पढ़ाए हुए पिछले बैचेस तक बच्चों के, पिछले बैच की अगर मैं बात करूं तो नवंबर 19 का जो फाउंडेशन का एग्जाम था उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे अकाउंट्स के अंदर वो 96 थे, और 15 बच्चे ऑल ओवर इंडिया रैंक लेकर आए थे। ऑल ओवर इंडिया रैंक का मतलब टॉप 50 में थे। 15 बच्चे 50 बच्चों के टॉप 50 में थे, यानी कि दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, रैंक आया। बट लेकिन पॉइंट क्या कि इनका इंटरेस्ट है। यही इंटरेस्ट आपका होगा तो बहुत सही लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब धीरे धीरे करके और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
मैं एक बार उन सबको बता दूं बेटा, मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम जितिन त्यागी है, ताकि जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर पाएं। यस उदित बेटा, मैंने पहले भी जवाब दिया, बीकॉम आप साथ में कर सकते हैं। आप जो भी सीए वगैरह कोर्स करेंगे, सीए के साथ में आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिस पे कर सकते हैं, रेगुलर कोर्स अलाउड नहीं है। सीए के साथ कोई भी रेगुलर कोर्स अलाउड नहीं होता। सो पॉइंट इस चीज ये का कि आप सबको ध्यान इन्हीं चीजों का रखना होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले सीए कोर्स के बारे में बता दूं। भैया स्क्रीन पे रखना मुझे एक बार लेके। मार्च 2020 या फिर अब आपका जुलाई 2020, आपकी 12th अब इसी पीरियड के बीच में घूम रही है। आपने एग्जाम दे दिए हैं, किसी के एग्जाम अभी कुछ एक आधा बचा होगा, 2 बचे होंगे, वटएवर जो भी बचे हैं, मेरी तरफ से आप सब अब 12th पास हो। मेरी तरफ से आप 12th पास हो, क्योंकि आज आप मेरी क्लास में बैठे हो तो इसका मतलब आप सीए करना चाहते हो। और अगर किसी के प्रेशर में भी कर रहे हो तो बेफिक्र रहो, इंटरेस्ट इतना बना दूंगा कि आपको अपने आप लगेगा कि हाँ सीए करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। सो नाउ उसके बाद अब जब आप 12th कर रहे हो तो बेटा इसके बाद आपका, मैं आपको सब कुछ बेसिक से लेके चल रहा हूं, आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। ये आपके कोर्स के करिकुलम के बारे में बताएगा कि आपका कोर्स किस तरह से डिजाइंड है। तो 12th करने के बाद आपका सबसे पहले जो है सीए फाउंडेशन है। सीए फाउंडेशन आपसे आपका 11th 12th और कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाने की बात करता है। इट्स अ काइंड ऑफ ए एंट्रेंस टेस्ट। पहले ये एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, जिसको सीपीटी बोलते थे, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसका नाम बदल गया है सीए फाउंडेशन, और इसके नाम रेगुलर बेसिस पे बदलते रहते हैं। सीए इंस्टीट्यूट हर 10 साल के अंदर कोर्स में चेंज लेकर आता है। तो अब सीए फाउंडेशन है। मैंने कभी जब किया था तो सीए पीई 1 था, प्रोफेशनल एजुकेशन 1, फिर उसके बाद सीपीटी आ गया और फिर अब है सीए फाउंडेशन। और आई होप आप सब अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2020 में देंगे। आई होप सब कुछ कंडीशन ठीक हो जाएंगी, कोरोना का पोजीशन खत्म हो जाएगी, ये सब चीजें हट जाने के बाद आप सब सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2020 में देंगे। अच्छा, नवंबर 2020 में आप जब एग्जाम देंगे तो उसके बाद आप सबका रिजल्ट आएगा जनवरी 2021 में, यानी कि करीबन 2 महीने का टाइम मिलता है। आपकी 2 महीने प्रॉपर ऑफ होते हैं, छुट्टियां होती हैं। अब उन 2 महीने के अंदर वो आपकी मर्जी है कि आप नेक्स्ट लेवल, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं तो आप अपनी नेक्स्ट लेवल की तैयारियां शुरू कर सकते हो, या फिर आप रिजल्ट आने के बाद शुरू कर सकते हो। अच्छा, जब रिजल्ट आता है जनवरी 2021 के अंदर, उसके बाद से आप एंटर करते हो कहां पर, सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट आपका, देखो एक और चीज बोल दूं, सीए फाउंडेशन के अंदर आपके 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स। और उसके बाद आपका जब सीए इंटरमीडिएट शुरू होता है तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर 8 पेपर्स हैं। और इन 8 पेपर को इंस्टीट्यूट 2 तरह से ले सकता है। एक 4-4 करके, यानी कि एक बार 4 दो, फिर अगली बार 4 दो, या फिर आप एक साथ भी 8 दे सकते हो। पेपर इंस्टीट्यूट के जो फिक्स टाइमिंग्स हैं, फिक्स मंथ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। एक होते हैं मई मंथ में और एक होते हैं नवंबर मंथ में। इस बार मई मंथ के एग्जाम नहीं हो पाए हैं अब तक, जस्ट बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं सिचुएशन कैसी है पूरी दुनिया के अंदर। उस वजह से अभी तक हमारे इंडिया में सीए के एग्जाम मई में नहीं हुए हैं, जो कि पहले जून के लिए पोस्टपोन्ड हुए थे और अब वो जुलाई अगस्त के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं।
और अगर एग्जाम हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो शायद वो नवंबर में ही होंगे। जिन बच्चों का भी नवंबर अटेम्प्ट था, अगस्त या मई जून अटेम्प्ट था, वो नवंबर में ही हो सकता है अगर इन केस सिचुएशन सही नहीं हुई तो। अच्छा, ये 8 पेपर आप लोग कब दे सकते हैं? आप दे सकते हैं पहली बार 2021 में, नवंबर 2021 में। इसमें आप 4 दीजिए या 8 दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप नवंबर 2021 में नहीं देना चाहते, देखो ध्यान सुनना, जनवरी के बाद नवंबर तक कम से कम 9 मंथ्स का गैप आपको मिलेगा। 9 मंथ्स होंगे तब जाकर आप नवंबर 2021 का एग्जाम दे सकते हैं। जनवरी के रिजल्ट के बाद ना एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर रजिस्ट्रेशन कराते कराते आप इतने लेट हो गए कि आपके पास 9 महीने नहीं हैं, तो आप नवंबर 2021 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अगर आप नवंबर 2021 में 8 पेपर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप 4 देते हैं तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा देने का मई 2022 का। 2022 में आपके एग्जाम होंगे। जब ये क्लियर कर लेंगे, जब इसका रिजल्ट आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा जनवरी 22 में। और अगर आपने मई में दिया होगा तो इसका रिजल्ट आएगा जुलाई या फिर अगस्त 22 में। बात समझ में आ रही है? और फिर यहां से आपका सीए फाइनल शुरू होगा। यहां से क्या शुरू होगा? सीए फाइनल, जो लास्ट पैटर्न है। तो आप एक चीज देख सकते हो, अभी तक अगर मैं आपको बोलूं तो सीए फाउंडेशन में आपका टाइम कितना लगेगा? 6 महीने का। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में लगता है 9 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता होंगी कुछ बातें, लेकिन सारी बातें पता होनी जरूरी हैं। तो 9 मंथ्स और 15 मंथ्स, जो भी आपका बेस्ट टाइम आपको लगे उसके अकॉर्डिंग। अगर यानी कि फाउंडेशन के 6 महीने हो गए, फिर अगले 9 महीने की 1.5 साल, 1.5 साल जो 9 और 6 15 महीने, 1.25 साल के अंदर आप सीए इंटरमीडिएट को क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि करीबन 1.5 साल के अंदर अंदर आप सीए इंटरमीडिएट को क्लियर कर सकते हैं अपनी 12th पास करने के बाद। और फिर सीए फाइनल आता है। सीए फाइनल के अंदर आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग करीबन 2.5 साल की है। कुछ कुछ केसेस में 2.5 से 3 साल की भी बन जाती है, यानी कि मैं 2.5 साल तो ट्रेनिंग बोलूंगा ही बोलूंगा। और कुछ और ट्रेनिंग्स होती हैं छोटी मोटी, वो चलती रहती हैं इसी पीरियड के अंदर। और फिर आपके पास आपका आएगा सीए फाइनल एग्जाम, जो होगा मई 24 में, 2024 में। तो मई 2024 में, यानी कि करीबन 2.5 साल के बाद आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। ये 2 साल 2.5 साल ये इंस्टीट्यूट चेंज भी करता रहता है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम दे दो, कुछ इस तरह के पैटर्न है। मतलब 2.5 साल ये। तो ऊपर लगे कितने महीने? 15 महीने। नीचे कितने महीने मैंने आपको बोले? 30 महीने, यानी कि 45 मंथ्स। और सब कुछ मिला मिलू के मैं आपको बोलूं तो ये कोर्स आपका 4 से 4.5 साल का है। सब्जेक्ट टू, मतलब एक कंडीशन है कि आप पास होते रहें, और पास होने के लिए ही आप यहां बैठे हैं। आप ये बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल मिलाकर 4.5 साल का कोर्स है जो अब शुरू होगा, और यहां से लेकर सीए फाइनल तक आपका चलेगा। अच्छी बात यह है कि अकाउंट्स का पेपर सीए फाउंडेशन में भी है, सीए इंटरमीडिएट में भी है और सीए फाइनल में भी है। टोटल मिलाकर 4 बार आएगा। 4 बार कैसे? सीए फाउंडेशन में 1 पेपर है, सीए इंटरमीडिएट में 2 अकाउंट्स के पेपर होते हैं, और सीए फाइनल में 1 पेपर होता है। तो टोटल मिलाकर 4 बार आपको अकाउंट्स पढ़नी है, यानी कि करीबन इस तरह से करके। अच्छा, एक और चीज बता दूं, सीए फाइनल के अंदर भी 8 पेपर्स होते हैं। उसके बाद जब आप सीए बन जाते हैं तो सीए फाइनल के बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीआई, वो आप सबके लिए कैंपस प्लेसमेंट भी अरेंज करता है। यस, कैंपस प्लेसमेंट भी अरेंज करता है। और मैं आपको बता दूं, आईसीआई के थ्रू, आईसीएआई के थ्रू, मैं वैसे बाहर से नहीं बोल रहा, सीए इंस्टीट्यूट के थ्रू जो अब तक का हाईएस्ट पैकेज है वो 76 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज लगा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं 76 लाख रुपए, कितना होता है 76 लाख रुपए पर मंथ में? अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या लगता है आपको?
करीबन 6.5 लाख रुपए महीना, करीबन 6 लाख प्लस का आपका मंथली अमाउंट सैलरी का मिल चुका है, हाईएस्ट अमाउंट मिल चुका है ये वाला। और ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, कि सीए फाइनल में आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं और आपने कितनी अच्छे से ट्रेनिंग की है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपकी अच्छी जॉब पे। और सोचो ये कौन जॉब लगा के दे रहा है आपको, आपका खुद का इंस्टीट्यूट लगा कर दे रहा है। तो ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि टॉप वाले को ही हाईएस्ट वो मिलेगा, पैकेज मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत चीजें फैक्टर डिसाइड करती हैं, आपके मार्क्स भी डिसाइड करते हैं, आपने जो काम सीखा है वो भी डिसाइड करता है, जो ट्रेनिंग में आप काम सीखेंगे, आप ट्रेनिंग कहां से कर रहे हैं ये भी बहुत डिसाइड करता है। साथ में आप चाहें, मैं जिन बच्चों का भी डाउट है इस चीज को लेकर कि सर हम रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बेटा आप कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी ट्रेनिंग होगी उस वक्त पे आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते। आपको कुछ प्लानिंग बताई जाएंगी इस चीज के रिगार्डिंग कि आप अपना कॉलेज, रेगुलर कॉलेज और सीए कोर्स एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज भी हैं हमारे पास, हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कि आप किस किस तरह से उसको कर पाएंगे साथ में। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया जो हमारा सीए का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, आपका किस किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। पहले सीए फाउंडेशन आएगा, उसे क्लियर करोगे, सीए इंटरमीडिएट में पहुंचोगे, फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपका आएगा सीए फाइनल। और ये सारा कुछ मिलाकर जो टाइम है वो 4 से 4.5 साल का है, और इस 4.5 साल के बाद आपको सीए की डिग्री मिलेगी। और सीए इंस्टीट्यूट भी आपके लिए जॉब प्लेसमेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन रखेगा। उसके अलावा हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सीए बन जाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफी चीजों बच्चों के माइंड में डाउट रहता है। आप जॉब कर सकते हैं, जॉब किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है, पब्लिक सेक्टर में हो सकती है, किसी तरह की भी जॉब हो सकती है। आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, आप किसी बैंक के मैनेजर भी बन सकते हैं। तो हर तरह की जॉब अवेलेबल है जहां जहां पर सीए की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब अपना काम कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपने क्लाइंट बना सकते हैं, उनसे उस सर्विसेज के बदले में पैसे ले सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी तरह भी काम कर सकते हैं, आप आगे जाकर टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पर, और मैंने आपको हाईएस्ट पैकेज बता दिया जॉब का भी। उसके अलावा लोग ऐसे भी हैं जो मंथली करोड़ रुपए भी कमाते हैं सीए की फील्ड से, ये भी ऑप्शन है। और जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने वाले भी बहुत अच्छा अमाउंट, अच्छी रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है। हर रोज एक नया क्लाइंट बढ़ सकता है, हर रोज आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो प्रैक्टिस को लेकर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बेटा जो एवरेज पैकेज आजकल का चल रहा है वो है 12 लाख के करीब का, मतलब 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपीज पर मंथ मिलना एक नॉर्मल बात है, आसानी से मिल जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी भूखा नहीं मरता, उसके पास इतना काम होता है कि वो अच्छे से कमा सकता है, चाहे वो अपना काम करे, चाहे वो जॉब करे या कुछ भी करे, उसके पास कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं टचवुड ये बात बोलना चाहूंगा, हमारा कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स सीएस और सीएमए या सीडब्ल्यूए जो आपने कोर्स के नाम सुने होंगे, और उनसे लाख गुना बेटर है इस चीजों में लेकर। और आपकी नॉलेज के बता दूं, मैंने भी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया हुआ है, बट जो मैं प्रेफर करता हूं बोलना हमेशा क्या कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्योंकि मेरी वैल्यू ज्यादा रिकॉग्निशन किससे मिलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सीए इन कंपैरिजन टू सीएस थोड़ा मोर वैल्यूएबल है मार्केट के अंदर, और उसको सैलरी वाइज भी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती है। प्रगति, यस आप सीए बाहर की कंट्रीज में भी जॉब कर सकते हैं, इवन इंडिया के थ्रू भी आप बाहर जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो नॉलेज आपको लेनी होगी वो एक्स्ट्रा हो सकती है उस कंट्री के अकॉर्डिंग, बट वो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होकर पूरी हो सकती है, एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। सफदर बेटा मैंने एवरेज पैकेज बता दिया आपको। चेंज करने का मतलब किससे कह रहे हो बेटा, जॉब से प्रैक्टिस में जाने की बात कर रहे हो?
तो हाँ, आप चेंज कर सकते हो, आप कभी भी अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लगता है जी मुझे अपना काम करना है, लेकिन अभी मैं इनिशियली इतने मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मैं पहले जॉब करना चाहता हूँ, तो जी पहले जॉब करिए, अपना अच्छा खासा पैसा सेव करिए और फिर आइए प्रैक्टिस के अंदर। कितने लोग ऐसे ही करते हैं? यस उदित, मैंने जवाब दिया आपकी बात का इस चीज के रिगार्डिंग। सो आई गेस आपको अब सीए कोर्स के बारे में एक आइडिया लग चुका है। अब मैं आपको सीए फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। और आपका जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो टोटल मिलाकर 400 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है आपका? 400 मार्क्स का है। पहले आप सीए फाउंडेशन के बारे में एक बार समझ लेंगे, उसके अंदर मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। बाकी टीचर्स आएंगे, आज लॉ की क्लास भी है नीति तहीम मैन की, वो भी आपको बताएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। कल मैथ्स और इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, वो भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। बट मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देने वाला हूं कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो सबसे पहला एक पॉइंट है वो किस चीज़ का है? अकाउंट्स का है। अकाउंट्स आपका 100 मार्क्स में है। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने आएंगे, बट मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, आएगा 11th क्लास का, 12th क्लास का और कुछ एक्स्ट्रा जो आपको सिखाया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो 11th क्लास 12th क्लास है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा है। मैं पहले वो बता रहा हूं जो आपने पढ़ रखा है। उसके अलावा मैथ्स, मैं सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैथ्स वर्ड, बाकी सब्जेक्ट के नाम अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, बट मैं अभी सिंपल लिख रहा हूँ। मैथ्स भी बेटा 100 मार्क्स का है। अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अकाउंट्स का पेपर सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जैसे आज तक आप करते आए हैं वैसे ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, अगर मैं बात करूं किसकी? मैथ्स की, तो मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना होगा, टिक करना होगा, इस तरह से चलेगा। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, आपके पास जो अगला पेपर है एक और, वो है लॉ का। ये लॉ बिल्कुल प्योरली नया सब्जेक्ट है आपके लिए। अच्छा, लॉ के साथ में थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है। इंग्लिश आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ की इंग्लिश थोड़ी अलग तरह से आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। लॉ एंड इंग्लिश मिलाकर लॉ 60 मार्क्स में होता है और इंग्लिश 40 मार्क्स में होती है, और ये पेपर भी सब्जेक्टिव है। मैं आपको एक थोड़ी सिंपल सी बात बता दूं, इंग्लिश इस सब्जेक्ट के अंदर, इस फाउंडेशन के पेपर के अंदर, फाउंडेशन के अंदर अभी 2 साल पहले ही डाली गई है, और डालने का मोटिव सिर्फ ये है कि सीए स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज है, रिटर्न स्किल्स हैं, उसको बेटर बनाया जाए। बेसिकली हम इस चीज पे काम करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को लेकर किसी तरह की कोई भी वीकनेस ना हो। इंग्लिश को लेकर कुछ बातें उनको ऐसी सिखाई जाएं कि वो लैंग्वेज अच्छी लिख सकें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्ड लिखा है ना लॉ, लॉ के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लीगल बेसिस पे पढ़नी है, तो उनको लीगल लैंग्वेज में ही लिखें, इसीलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए लॉ एंड इंग्लिश का पेपर ऐड किया गया, जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि आपको लिख लिख के करना होगा। उसके बाद बेटा आपका है इकोनॉमिक्स का पेपर। नाम फिर से बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके, बिजनेस इकोनॉमिक्स करके, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज करके, लेकिन मैं सिंपल इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं। और ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये भी कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि 2 सब्जेक्टिव हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 में टिक मार्क करना है, 2 में प्रॉपर लिखना है। और पता है दोनों वही लिखने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों वही लिखने हैं जो आगे चलने हैं। अकाउंट्स सीए फाउंडेशन में है, फिर इंटर में भी है, और फिर फाइनल में भी है। सेम लॉ भी सीए फाउंडेशन में है, इंटर में भी है, और फिर फाइनल में भी है। तो इसीलिए इन दोनों पेपर को रखा गया है सब्जेक्टिव, ताकि आपको अभी से आदत लगा दी जाए।
और मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपके इतने बाद में रिपीट होने ही है। हाँ, इकोनॉमिक्स एक बार दोबारा वापस आती है, लेकिन इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीजों के लिए। फाउंडेशन में सिर्फ आपके लिए वो रखा गया है, आपने 11 12 में पढ़ा है और यहां पर आपको सिर्फ उसको रिवाइज किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, सिर्फ मैथ्स इसी साल रहेगी फाउंडेशन में, अगले 6 महीने। इसके अलावा पूरे सीए के कोर्स में कहीं पर भी मैथ्स दोबारा नहीं आती है। बेटा नेगेटिव मार्किंग को लेके आपके ऑब्जेक्टिव टीचर्स जो आएंगे मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के, वो आपको बहुत बेटर बताएंगे इसके बारे में कितनी नेगेटिव मार्किंग है। मैं उनके पेपर की और डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा आपके साथ, मैं अपने पेपर की डिटेल डिस्कशन करूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन का पेपर है वो किस तरह से डिजाइंड है। ये जो आपके सामने मैंने ओपन कर रहा हूं, ये सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और उसके अंदर एक पोर्शन है प्रगति। बेटा हर चीज स्टेप मार्किंग होती है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रॉपर स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। बेटा किसी की भी क्लास अगर वो पोज हो रही है या फिर रुक जाती है तो बेटा वो आपके यहाँ नेट का इश्यू होगा, उसको रिफ्रेश कर लीजिए कभी कभार दिक्कत अगर आती है। अदरवाइज हमारे यहाँ से बिल्कुल सही तरह से लाइव स्ट्रीम हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिएगा बेटा आपके सामने मैंने वो शीट खोली है जो सीए इंस्टीट्यूट की है और सीए इंस्टीट्यूट की इस साइट के ऊपर क्या लिखा है आप हेडिंग देख सकते हैं, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स अंडर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सेक्शन वाइज है, कौन कितने सेक्शन में कवर करेगा इसके रिगार्डिंग मैं आपको आज अकाउंट्स का पेपर दिखाऊंगा। बाकी टीचर्स आपको अपना बाकी सब्जेक्ट का कोर्स दिखा देंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ अकाउंट्स का दिखाऊंगा। जो हमारा एक्चुअली जो मैं बार बार अकाउंट्स बोल रहा हूं वो एक्चुअली में पेपर का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का नाम या बुक का जो पूरे कोर्स का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है वो ये है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद यहां पर इसकी वेटेज शुरू होती है। आप देख सकते हैं 3 कॉलम बने हुए हैं, एक सेक्शन का, एक वेटेज का और एक कंटेंट एरिया का, और इन तीनों के अंदर सारी बातें लिखी गई हैं कि क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं। आदित्य मुझे आपका क्वेश्चन मिला नहीं बेटा, एक बार दोबारा भेज दीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो बेटा सेक्शन 1 में अंदर 5 से 10% की वेटेज है, यानी कि 5 से 10% के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा पहला वर्ड ही आप देख रहे हो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि 5 से 10 मार्क्स की थ्योरी आती है मैक्सिमम। अकाउंट्स के पेपर के अंदर ज्यादा थ्योरी का स्कोप नहीं होता है, वो 5 से 10 मार्क्स के अंदर जो थ्योरी पूछते हैं मैं बता दूं आपको, वो वही पूछते हैं जो आपने कभी अपनी 11th और 12th में पढ़ी है। तो 11 12 की जो थ्योरी थी वही आपके एग्जाम में रिपीट होती है 5 से 10 मार्क्स के अंदर। चैप्टर के नाम आप देखना चाहो देख सकते हो। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल कन्वेंशंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो 5 से 10 मार्क्स में थ्योरी आती है और ये 5 से 10 मार्क्स की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा कौन सी करनी है, वही एग्जाम के अंदर आएगी और आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा उस चीज को लेकर। तो ये 5 से 10 मार्क्स आप बेफिक्र रहिएगा, थ्योरी वाले बहुत ही इजी हैं। बेटा आदित्य पहले अगर पढ़ना तो शुरू करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात सब बताऊंगा आपको मैं, अभी धीरे धीरे देखते जाओ सब बातें पता चलेंगी। हाँ बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं, सेकंड सेक्शन की बात करूं, तो वो 25% से 30% का सेक्शन है और 25% से 30% के सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस और कुछ नहीं, एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जिसका एक पार्ट, थर्ड पार्ट देख रहे होगे आप, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
और मैं आपको बता दूं, मैं अपना कोर्स भी इसी चैप्टर के साथ स्टार्ट करता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ, क्योंकि ये चैप्टर 11th क्लास में था जो कि आपकी बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करता था। तो मैं इसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ ही आपका अपना टॉपिक स्टार्ट भी करूंगा। अच्छा, 25 से 30 मार्क्स का है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज तक हाईएस्ट जो आया है वो 14 मार्क्स में आया हुआ है। 14 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आए थे, एक 4 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। तो उस लेवल तक के क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है। उसके अलावा तो थर्ड है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये भी एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स तक एग्जाम के अंदर आता है। और अच्छी बात यह है, अब तक के हुए CA फाउंडेशन के 4 पेपर्स, मई 2018, नवंबर 2018, जून 2019, जून में लास्ट ईयर भी एग्जाम जून में हुए थे इलेक्शंस की वजह से, उसके अलावा नवंबर 2019 और इस बार का अब तक हुआ नहीं है। तो इन 4 पेपर्स के अंदर चारों बार BRS 10-10 मार्क्स में एग्जाम में आया है। नीरज, अगर बेटा फेस टू फेस ओपन होगा तो बेटा क्लासेस लक्ष्मी नगर सेंटर्स पे होंगी, और हमारे जो बाकी और 2 सेंटर्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको। बट अभी फिलहाल जो क्लासेस होंगी वो फेस टू फेस आपकी लक्ष्मी नगर सेंटर पे होंगी हमारी। हम जो आज क्लास ले रहे हैं वो दिल्ली लक्ष्मी नगर सेंटर से ही ले रहे हैं आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर 2 टॉपिक और भी हैं। एक है इन्वेंट्रीज का, जो आप देख सकते हो आपकी हेडिंग पे है 4th पॉइंट पे, इन्वेंट्रीज। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। आपने पहले नाम सुना है इन्वेंट्रीज का, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक वगैरह, गुड्स वगैरह, लेकिन पूरा का पूरा इसका अकाउंटिंग सिखाया जाएगा आपको, इसकी कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, वो इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपका, पहली बार जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं जो पहला प्रैक्टिकल पार्ट है 25 से 30 मार्क्स का, उसके अंदर 3 टॉपिक तो वही हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS और डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं इस तरह से कराऊंगा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं आता आपको, मैं बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बेसिक के साथ कराने वाला हूं। अच्छा, उसके अलावा फिर आपका आता है थर्ड सेक्शन जो 15 से 20% वेटेज का है, और इस 15 से 20% की वेटेज के अंदर आपके आते हैं 5 चैप्टर्स। और इन 5 चैप्टर में अब एक ही आपने पढ़ा हुआ है जो कि पहला लिखा है। पढ़ो, नाम क्या लिखा हुआ है? पहले का नाम लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 11th क्लास में था। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 11th क्लास वाला चैप्टर है। बाकी 4 टॉपिक बिल्कुल नए नए लिखे हुए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। इसके अंदर 5 में से सिर्फ आपने एक पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, बाकी 4 बिल्कुल नए टॉपिक आपको सीखने होंगे। फिर आता है बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन, वो है 30 to 40% का, और इसके अंदर 3 टॉपिक कवर होते हैं। और इन 3 टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान सुनिएगा, इन 3 टॉपिक के अंदर आपका कवर होता है फाइनल अकाउंट्स। 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, यस। उसके अलावा फिर आपका कवर होता है पार्टनरशिप बुक्स, जो आपने पार्टनरशिप पढ़ी थी 12th क्लास में, लेकिन पूरी पार्टनरशिप नहीं है, एक चैप्टर नहीं है 12th का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो 12th वो फाउंडेशन में नहीं है, वो CA इंटरमीडिएट में है। यानी कि यहां पर आपका पार्टनरशिप आएगा लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट डेथ तक आएगा। हाँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन सब में आप सबके 11th 12th बिल्कुल सेम नहीं है, उसके लेवल बढ़कर आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, CA करने आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे। और उसके अलावा एक और टॉपिक आपका फेवरेट याद है आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, जिसको लेकर आप कहते थे कि भाई तो मेरा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, तो NPO भी है। तो 3 मेजर टॉपिक। अब NPO भी आपका 12th क्लास में है, पार्टनरशिप आपका 12th क्लास में था, और फाइनल अकाउंट्स आपका 11th क्लास में था। यानी कि इस सेक्शन के तीनों टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि लेवल इंक्रीज है, लेवल बढ़कर आएगा आपके सामने। और उसके अलावा जो फाइनल है 5th सेक्शन के अंदर, वो है 10 से 15% का। वो 10 से 15% का आपका फिर से आपका पुराना टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। यस, 10 से 15% वेटेज के अंदर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी की बुक थी ना आपकी 12th क्लास में, जिसमें इशू ऑफ शेयर पढ़ा, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ा। अच्छी बात यह कि रिडम्पशन नहीं है, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स है। तो ये है आपका कोर्स जो आपने अगले आने वाले टाइम के अंदर पढ़ना है। हमारा कोर्स करीबन 60 क्लासेस लेगा, जो हम अपने आने वाले टाइमिंग में 2 आवर्स ईच TTS में करेंगे।
अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम संडेज में या किसी और भी दिन क्लासेस एक्स्ट्रा लेकर आपका कोर्स कराएंगे, बट कम से कम 60 क्लासेस इंटू 2 आवर्स ईच, 120 आवर्स मुझे चाहिए। मैं अकॉर्डिंगली टाइम जितना चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज करता रहूंगा और आपकी क्लासेस को चलाऊंगा। आई बात समझ में? उसके अलावा हमारी तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? हमारी तरफ से जब कोर्स कंप्लीट होगा या इवन कोर्स के ड्यूरेशन में तो आपके टेस्ट वगैरह होंगे ही होंगे, उसके अलावा हम रिवीजन क्लासेस भी लेकर आते हैं। रिवीजन क्लासेस का मतलब कोर्स खत्म होने के बाद आपको रिवीजन क्लासेस दी जाएंगी लाइव ऑन यूट्यूब चैनल। आप लाइव घर बैठे बैठे हमारे सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ऑल्दो आप देख सकते हैं इस वक्त पे भी हमने अपने जुलाई अगस्त वाले बच्चों के लिए भी लाइव क्लासेस शुरू कर रखी हैं रिवीजन बेसिस पर। तो आप सबको वो क्लासेस मिलेंगी। आपके मॉक टेस्ट होंगे, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपके मॉक टेस्ट होंगे। देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो होगा, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपके कम से कम 5 मॉक टेस्ट रखे जाते हैं जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। सीए इंस्टीट्यूट भी कुछ लेता है, वो भी होगा अलग से। उसके अलावा जो 5 हम अपनी तरफ से देंगे, मैं आपको 5 मॉक टेस्ट दूंगा 100 मार्क्स वाले, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। सो बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है जो हमने कराना है। अगर आपको कोई डाउट है इस चीज के रिगार्डिंग तो मुझे बताइए। यस पुष्पेंद्र बेटा, पार्टनरशिप में सिर्फ डेप्थ तक ही कवर होता है। उदित हो सकता है आपने बेटा पढ़ा हो कंसाइनमेंट पहले, तो ये सारा का सारा आपका कोर्स कंटेंट है। और अब मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है। मेरी क्लासेस आज शुरू हो रही हैं, मेरा अकाउंट्स का टॉपिक आज शुरू हो रहा है, लेकिन मैंने 2 वीडियोस अपनी इस ऐप के ऊपर रखी हुई हैं। आपने वो दोनों वीडियोस को जरूर देखना है, क्योंकि आपका और मेरा बेसिक, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होती है, आपने 11th 12th में 11th खासकर 11th में अकाउंट्स को इतना सीरियसली शायद ना लिया हो, जिस वजह से आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चलती रही हो। किस चीज को लेकर फ्लक्चुएशन चलती रही हो कि आपके मार्क्स तो आए लेकिन शायद कॉन्सेप्ट्स नहीं आए। और सीए के अंदर हमारा मेन काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना। जितना ज़्यादा बेटर हम कॉन्सेप्ट्स को कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपके साथ अब अपने कोर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने के बाद अब मैं शुरू करूंगा अपना कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर। आप सब हेडिंग डालेंगे अपने पास। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और एग्जाम के अंदर ये 4 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक एग्जाम में आया हुआ है। नहीं उदित बेटा, मेरे चैनल पे कोई भी क्लासेस प्राइवेट नहीं है, सारी की सारी पब्लिक हैं। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बताए रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अब हमने चैप्टर शुरू कर दिया है, वो 4 से लेकर 14 मार्क्स तक एग्जाम में आया भी हुआ है। तो मुझे बताइए आप कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है। कोई बच्चा मुझे रेक्टिफिकेशन का मतलब बताए, क्योंकि हमें पहले जानना है कि आप कितना समझते हैं चीजों को। तो बेटा मुझे बताइए रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। किसी स्टेटमेंट को गलत से सही करना, सुधारना, सुधार करना, चेंजेस करना। तो मैं इसको एक बड़े सिंपल से वर्ड से डिफाइन करूंगा, करेक्शन करना। करेक्शन किस चीज का करेक्शन? एरर्स का करेक्शन। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। तो चैप्टर का अगर मैं सिंपल मीनिंग में बोलूं तो हम करेक्शन करने वाले हैं किसकी? मिस्टेक्स की करेक्शन करने वाले हैं।
अच्छा मुझे बताओ कि मिस्टेक्स कौन कौन से होते थे, एरर्स कौन से होते थे? पढ़े हैं ना कभी आपने 11th क्लास में? जिन्होंने नहीं भी पढ़े बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार मैं ये जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनसे पूछ लूं कि उन्होंने तो पढ़ रखा है, उन्हें पता होगा इसके बारे में। तो बेटा एरर्स कौन से हुआ करते थे? आप अपनी 11th क्लास याद करके बताइए। लक्ष्य बेटा वो आपकी पास एडजस्टमेंट होती है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्शन करना, और जो आप लिख रहे हो वो आपकी पास एडजस्टमेंट थी 12th क्लास में, वो भी करेक्शन करना ही है, बट आप पूरा पास एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहे हो। ओमिशन, देव वर्मा बोल रहा है, अभी बोल रहा है ओमिशन। और कोई बेटा उसके अलावा? एरर ऑफ कमीशन, आयुष ने बोला एरर ऑफ कमीशन। उसके अलावा यस, कीर्ति ने बोला बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल, गुड गुड। और कोई? और कोई? 3 बोल चुके हैं बच्चे, कौन कौन से? ओमिशन, कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या एक और भी हुआ करती थी कुछ? बताइए बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए। एक और एरर भी था। कमीशन बोल चुके हैं बेटा सब, आप बताओ इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन था? यस, नीरज ने बताया कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी था जो हमारे पास वहां पे कवर हुआ करता था। तो मैं बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अब डिवाइड करूंगा आपके सामने 2 पार्ट के अंदर, या बेसिकली रेक्टिफिकेशन एरर को क्या डिवाइड करूं, मैं करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बेटा आपने पढ़े थे 4 तरह के एरर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर, लेकिन अगर मैं एक्चुअली बोलूं तो 2 पार्ट के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है क्लेरिकल एरर्स, और दूसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स और एरर ऑफ प्रिंसिपल। और क्लेरिकल एरर्स फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। देखो क्लेरिकल एरर्स के 3 पार्ट हैं। पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और थर्ड वन इज कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कौन कौन से बोलूंगा बेटा? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और उसके अलावा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो देखो 4 आपके वही कवर हो गए जो आपने भी पढ़े हैं, बट उनको जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से है, और इनको अलग अलग करने का भी एक रीजन है। कुछ याद आ रहा है आप सबको? आपने अपनी 11th में कुछ ऐसा पढ़ रखा है? मुझे यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट आपको आ रहा है तो बताइए मुझे। आदित्य, एरर इन ट्रायल बैलेंस जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, इज ए टाइप ऑफ एरर, कि वो किस एरर में कवर होगा, कैसे कैसे किया जाएगा। जो मेन क्लासिफिकेशन है या मेन टाइप्स बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, और जो मैं आपको कराऊंगा मैं किस तरह से कराऊंगा उसके अंदर बेटा सबसे पहला जो हम करेंगे वो हमारा ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट ये करने का, सेकंड ये करने का, थर्ड ये करने का और फोर्थ ये करने का। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैं डायरेक्टली एरर शुरू करने वाला हूं, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली एरर का डिस्कशन शुरू कर दिया
तो फिर बेटा आपने जो 11th में सीखा और जो यहां सीखने आए हो उसमें फर्क नहीं पता चलेगा। आपको आज समझना होगा कि ये एरर हमें सिर्फ ठीक नहीं करने हैं, हमें यह भी देखना है कि ये होते क्यों हैं और ये कैसे होते हैं, इसके बाद इनका रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा। क्योंकि अगर पहले यही ना पता हो कि ये होते कैसे हैं, क्यों हुए, तो फिर आपको ठीक करने में वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। मैं बता दूं आपको, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको पास होना है, आप इसलिए भी पढ़ रहे हो कि आपको किसी आगे जाकर किसी को, क्लाइंट को ये बातें बतानी है। और आप क्लाइंट को तुक्के में बात नहीं बताओगे या फिर ऐसे ही नहीं किसी हाथ थोड़ी सी बता दिया। आपको पूरी एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, तब जाकर ही आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। और सीखा हुआ आप आगे सिखाने वाले हैं, इसीलिए आप बेटर तरीके से सीखें, यही मैं चाहता हूं आपके लिए। विकेश कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं तो टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि हमारी पहली 2 क्लासेस आपने देख ली हो, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, तो मैं अब आपको दिखाता हूं कि क्या नई चीज आपने पहले सीखनी है। नई चीज जो बेटा आपके लिए आ रही है वो ये है, हमारे यहां जो गलतियां होती हैं अकाउंटिंग करते वक्त, जो भी गलतियां होती हैं वो एक्चुअली में 3 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। 3 स्टेजेस में। आई गेस आपने आज से पहले अपनी 11th क्लास में ये चीज सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर इसको सिखाए जाने में किसी का इंटरेस्ट होता भी नहीं है और शायद वहां जरूरत भी नहीं होती। लेकिन सीए फाउंडेशन में आकर या सीए फील्ड में आकर आपके लिए सबसे पहले जानना ही ये जरूरी है कि ये गलतियां किस किस जगह पर होती हैं। तो यहां पर 3 तरह की स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिर आती है थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। उदित बेटा आपका पास जियो का प्लान होगा आराम से, उसके अंदर आप आराम से हमारी 1 दिन में सारी क्लासेस देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेज है क्या? फर्स्ट स्टेज है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो ये स्टेज है, ये पहली स्टेज कौन सी है? जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहां करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में, और क्लासिफाइंग कहां करते हो? लेजर में। तो जर्नल, लेजर और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो बहुत ध्यान देना, आपकी पहली स्टेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं गलतियां कहां कहां होती हैं। पहली स्टेज है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कोई गलती हुई है तो गलती ठीक कैसे की जाएगी वो समझाया जाएगा आपको। कौन सी एरर कहां होगी पहले वो समझ लें, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे कि उसको ठीक कैसे करना है। फिर सेकंड स्टेज बेटा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये आपका ट्रायल बैलेंस बना चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बने हैं। ट्रायल बैलेंस बन चुका है। और जो थर्ड स्टेज आएगी, ये थर्ड स्टेज आएगी बेटा, गलती मिली लेकिन कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में।
गलती मिली, लेकिन कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और ध्यान रखना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाली चीज आपने आज से पहले सुनी भी नहीं होगी। हाँ, आपने पढ़ी जरूर है, बट ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नाम से नहीं। आपने 12th क्लास में पढ़ा था पास एडजस्टमेंट का टॉपिक, वहां पे आपने कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना होगा। एग्जाम में मोस्टली आता भी यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, बिना फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को सीखे बिना आप थर्ड स्टेज पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर थर्ड स्टेज पे जाएंगे, और तीनों स्टेजेस को लेकर ही बातें समझाई जाएंगी आपको। क्योंकि फर्स्ट स्टेज वो है जहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, सेकंड स्टेज वो है जहां पे अकाउंटिंग का फाइनलाइजेशन होता है, और थर्ड स्टेज तो अगला साल आ गया। यानी कि कोई गलती मैं इस साल में हुई बट मैं ढूंढ ही नहीं पाया। कब ढूंढा? नेक्स्ट ईयर में ढूंढा। तो ये स्टेजेस हैं टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। आप अगर गलती को फर्स्ट स्टेज में ही ढूंढ लेते हैं, यानी कि आपने जर्नल और लेजर के टाइम पे ही ढूंढ लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ढूंढ लिया। सेकंड स्टेज, ट्रायल बैलेंस तो बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट्स बन रहे थे, उससे पहले गलती को ढूंढ लिया। और थर्ड स्टेज, फाइनल अकाउंट्स बन चुके थे बट अगला साल आ गया है, अब अगले साल में गलती को ढूंढा। तो अगर मैं आपके सामने इस चीज को रखूं, तो ये बोला जाएगा बेटा करंट ईयर, और ये बोला जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर इसी चीज को डिवीजन में रखा गया है कि भाई पहली दो स्टेजेस आपकी करंट ईयर में आती हैं, इस साल में आती हैं, और जो थर्ड स्टेज है वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आती है। तो एक बात जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद अगर कोई डाउट है मुझसे पूछो, वरना फिर मैं अपना टॉपिक अब शुरू करूंगा आगे। जल्दी जल्दी नोट करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसकी नोटिंग के रिगार्डिंग। तो आप ये स्टेजेस को नोट करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। नोट अगर हो चुका हो तो मुझसे आप इसका डाउट पूछ सकते हो कि आपका कोई डाउट है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। बेटा 2 GB डाटा उदित बहुत होता है बेटा, पूरी क्लासेस 2 क्लासेस देखने के लिए 2 GB डाटा बहुत है। कृष्णा बेटा फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा, आप समझो ध्यान से, आप जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले उसे क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहां करते हो? जर्नल के अंदर करते हो। जर्नल के बाद बनाते हो लेजर, और लेजर के बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब बन गया है तो मतलब आप सेकंड स्टेज में एंटर कर चुके हो। मैं आपको अभी इसका ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाऊंगा कि कोई ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसे कैसे कैसे फाइनल आउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। क्योंकि पहले समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन का कैसे ढूंढा जाएगा। नीरज इन दैट केस आप बेटा अगर ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हो, लाइव क्लास चलती रहेगी आप उसके बावजूद भी, तो इस चीज को लेके बेफिक्र रहो। और वैसे भी उम्मीद यही है कि अगले 6 महीने तक फेस टू फेस क्लासेस नहीं होने वाली हैं। जो क्लासेस होंगी वो लाइव ऐप के ऊपर ही होंगी। तो अगर इन केस लॉकडाउन खुल जाता है, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो लाइव क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप घर बैठकर भी देख सकते हैं। जी नहीं उदित नहीं है। अभी जो भी सपोर्ट मटेरियल होगा वो आपको बुक, फिजिकल बुक्स आपके घर डिलीवर की जाएंगी, या फिर आप हमारे सेंटर से आके खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी ये 5 डेमो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, अभी आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और उसके बाद जब आपको फिजिकल बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको डिलीवर की जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद। क्या आप सबने जो स्लाइड पे अवेलेबल है नोट कर लिया है? वरना मैं इसको अब प्रैक्टिकली आपके सामने लेकर आऊंगा।
तो चलिए, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। आई होप आप सबने नोट कर लिया है। किसी का पेंडिंग है तो बताओ जल्दी से, वरना फिर आगे चलते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं आपके सामने अब क्या लिख रहा हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम राम। क्या किया बेटा आपने? गुड्स परचेज किए हैं राम से 10,000 रुपए के। ये एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहां करते हो? आप इसे करते हो जर्नल में। आप इसे कहां रिकॉर्ड करते हो? जर्नल में। आई होप आपको इस चीज की एंट्री आती होगी। अगर अभी तक एंट्रीज नहीं आती हैं या कोई दिक्कत होती है तो प्लीज बेटा मेरी वो 2 वीडियोस आपको जरूर देखनी है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। मेरी उन 2 क्लासेस का बैकअप आप सबके लिए देखना जरूरी है, वरना मेरी क्लासेस आपको समझ में आनी बंद हो जाएंगी। वो 2 क्लासेस आप देख लेंगे तो आप मेरी हर एक क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा जर्नल क्या होती है इसकी? इसकी जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रुपए से। और इसके लिए हम नरेशन भी लिखते थे ना कुछ, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक की? तो बेसिकली ये आपके सामने, पुष्पेंद्र बेटा पीएनएल ओपन करना है नहीं करना वो सब बात की बातें हैं। बीच में उन सवालों को मत डालो जो अभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जैसे ही पॉइंट आएंगे मैं आपके डाउट्स लूंगा उन चीजों के रिगार्डिंग। अभी जो चीजें चल रही हैं पहले उनको डिस्कस करने दो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझने दो अपने आप को, और जब समझ जाओगे तो आपके वो डाउट बनेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है बेटा? अच्छा, जब ये पहला करा आपने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद क्या होता है? रिकॉर्ड के बाद जो अगला स्टेप है वो है क्लासिफाइंग करने का। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू लेजर। पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू लेजर। इसके लिए लेजर क्या बनाया करते थे? आपके 2 लेजर बना करते थे या बनेंगे बेसिकली। तो बेटा 2 पार्टीज हैं, 2 अकाउंट हैं बेसिकली। एक परचेज अकाउंट है और एक राम का है। तो आपने एक बनाया परचेज अकाउंट, आपने एक बनाया राम। यहां पर क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं वो पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपनी जर्नल को लेजर में पोस्ट करने वाले हो। मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज में किस साइड लिखूं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? जल्दी से बताएंगे बेटा सब, जल्दी से। तो बेटा अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमें कहां लिखना चाहिए? यस, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम उसे दिखाएंगे परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में। आदित्य डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा टू राम।
यस, और कितना अमाउंट था बेटा? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। उसके अलावा हम राम अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस 10,000 रुपए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं इतना बेसिक से लेकर चलूंगा कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगी चीजों की। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं? इनके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 10,000, 10,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, फिर इधर 10,000, 10,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। आपको पता है यहां तक जो ये है ना, ये लाइन से ऊपर फर्स्ट स्टेज थी। इस लाइन से ऊपर तक क्या है? फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप देख सकते हैं आपके सामने थी वो फर्स्ट स्टेज। यहां तक जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं जर्नल और आप कर रहे हैं लेजर। तो जर्नल लेजर तक जो बनाया जाएगा वो आपकी फर्स्ट स्टेज है। और अगर कोई भी गलती हुई और यहां पकड़ ली गई तो आप बोलेंगे कि हमने फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफाई किया है। उसका रेक्टिफाई कैसे करना है मैं ये नहीं सिखा रहा, एरर कौन सा होगा मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज है क्या। पहले स्टेजेस समझेंगे, फिर एरर को समझेंगे, फिर एरर का रेक्टिफिकेशन समझेंगे। तो इस चीज पे ध्यान देंगे पूरा का पूरा। तो फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग क्या क्या किया? जर्नल किया, जर्नल बनाया, और जर्नल के बेसिस पर क्या बनाया? लेजर बनाया। तो ये दो चीजें कंप्लीट हुई हैं अभी तक फर्स्ट स्टेज के अंदर। बोलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर बनता है क्या? फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो इसमें आएंगे डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट्स। कौन कौन से आएंगे बेटा? एक तो आएगा परचेज का अकाउंट, कितने रुपए? 10,000 रुपए। और आएगा आपका किसका? राम का 10,000 रुपए। तो 10,000, 10,000। और अगर मैं यहां तक बोलूं ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई है। सेकंड स्टेज के अंदर सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट्स भी बने नहीं हैं। ये क्या है? ये है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। और जो ये था ये क्या था? ये था आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो समझना, फर्स्ट स्टेज बिफोर ट्रायल बैलेंस से पहले खत्म हो गई, सेकेंड स्टेज फाइनल अकाउंट से पहले खत्म हो गई। और जो अब आपकी नेक्स्ट आ गया है, ये थर्ड जो यहां से शुरू हुआ है, ये क्या है? ये है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आफ्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ लास्ट ईयर। तो ये थर्ड स्टेज बोली जाएगी आपकी, जिसके अंदर आप गलतियों को ढूंढ सकते हो और ठीक कर सकते हो।
बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक इस बात से? तो मैंने आपके सामने तीनों स्टेजेस बना के दिखा दिए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज वो जो आपके करंट ईयर में आती है, ध्यान सुनिएगा, ये आपके करंट ईयर में आती है। सेकंड स्टेज ये भी आपके करंट ईयर में आती है, और जो थर्ड स्टेज है वो आपके नेक्स्ट ईयर में चली जाती है। बोलो बेटा, मैं एक बार आपके सामने पूरा शुरू से लगा रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है या नोट नहीं किया है तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली समझा दिया है कि पहली स्टेज क्या है जहां आप गलती पकड़ेंगे, दूसरी स्टेज क्या है जहां आप गलती पकड़ेंगे, और तीसरी स्टेज क्या है जहां आप गलती पकड़ेंगे। पहले स्टेजेस समझ रहे हैं, फिर गलतियां कौन कौन सी होंगी वो समझेंगे। मैंने गलतियों के नाम बता दिए हैं आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर क्लरिकल एरर्स, लेकिन वो कैसे पकड़ी जाएंगी, कैसे ढूंढेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे कंफर्म करना बेटा, क्या आप सबने नोट कर लिया है या मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूं? मुझे कंफर्म करेंगे। उदित, मैं एक बार आपको बता चुका हूं, आप बार बार बोलकर उसको दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है आपके लिए। आपको पढ़ना है तो बेटा यहीं पढ़ दीजिए, वरना मत पढ़िए। बेटा जिसका पेंडिंग है जल्दी से नोट कर लो, फिर मुझे स्लाइड नीचे करनी है। प्रोसेस को समझना बेटा, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा प्रोसेस क्या है वो आपको समझना है। जैसे जैसे आप प्रोसेस समझते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलने वाले हैं। बेटा फर्स्ट स्टेज नोट कर लिए सबने, मैं सेकंड स्टेज लगा दूं पूरी की पूरी। बेटा मैंने सेकंड स्टेज लगा दी है पूरी की पूरी, जल्दी से नोट करिए। बेटा सेकेंड स्टेज हो गई है पूरी, तो मैं थर्ड स्टेज पे लेके जा रहा हूं।
जल्दी बेटा थर्ड स्टेज को, फाइनल स्टेज को नोट कर लीजिए। फिर हम अपना अब नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एरर ऑफ ओमिशन का, जो मैंने आपके सामने रखा था फर्स्ट। फिर अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं और अब आप सब हेडिंग डालेंगे अपने पास। एरर ऑफ ओमिशन, और एरर ऑफ ओमिशन के अंदर बेटा दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इसे। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। अब बेटा एक के देखो, अब मैंने आपके सामने ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है एरर ऑफ ओमिशन को। अब यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है और एरर ऑफ ओमिशन के अंदर मैंने दो पार्ट, मैंने आपसे पहले ही बोला था जो मैं आपको कराऊंगा उसके अंदर मैं सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन से शुरू करूंगा। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर अब मैं आगे बात कर रहा हूं, इसके बाद हम एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, फिर हम एरर ऑफ कमीशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉम्पनसेटिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेप चल रहा है वो ये है कि एरर ऑफ ओमिशन क्या है। ओमिशन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल से वर्ड में अगर मैं बोलूं तो भूल जाना। हम कुछ फॉरगेट कर गए, भूल गए, तो इन दैट केस हम उसे कैसे ठीक करेंगे। पहले हम समझेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन है क्या, फिर हम उसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, फिर वो समझेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे, तब जाके आपका एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट होगा। और एरर ऑफ ओमिशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। अब मैं आपको कंप्लीट ओमिशन के बारे में लिखवा रहा हूं। In this type of errors, transactions are omitted to be recorded in books of account. That is subsidiary books. For example, cash book, purchase book, sales book, etc. तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। और जब मैं इधर इस साथ में इसके लिए भी लिख रहा हूं, इन दिस टाइप ऑफ एरर transactions are recorded in books of account. Transactions are recorded in books of account, but omitted to be posted into the ledger.
omitted to be posted into the ledger। वो कहता है कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं किया, और वो कहता है कि रिकॉर्ड तो किया लेकिन रिकॉर्ड के बाद पोस्टिंग नहीं की लेजर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल में, और रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग भी कहां होती है? लेजर में। और ये दोनों ही कहां पर आते हैं? फर्स्ट स्टेज में। ये दोनों ही कहां पर आते हैं? फर्स्ट स्टेज में। अगर फर्स्ट स्टेज में कोई गलती होगी तो वो एरर ऑफ ओमिशन होगी, और एरर ऑफ ओमिशन दो तरह की होगी। कौन कौन सी? एक तो कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। उसके अलावा बाकी वाले पॉइंट्स को लेकर भी डिस्कस करूंगा कि बाकी वाले कंप्लीट ओमिशन का क्या नाम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, नहीं हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉम्पनसेटिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं एरर ऑफ ओमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एरर ऑफ ओमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के एरर हैं, एक कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन के अंदर आप ओमिट कर गए, भूल गए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब रिकॉर्ड करने के लिए आप सबको अगर याद हो तो आपने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, और उसके बाद उसको हम डालते थे जर्नल के अंदर। तो डिपेंड ये करता है कि आपके बिजनेस का साइज कितना बड़ा है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप क्या करते थे, हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में ले जाने से पहले उसकी स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में ले जाते थे। सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, आपके जर्नल का एक वर्किंग नोट था। वर्किंग नोट मतलब यस, आपने पूरे महीने में जितनी भी परचेज की वो पहले मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा और फिर उसका टोटल एक बार जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा। तो इस तरह से हम आपकी सब्सिडरी बुक्स बनाया करते थे, फिर उसको जर्नल में ले जाया करते थे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब वो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुई। और पार्शियल ओमिशन का मतलब यह है कि मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया लेकिन उसको अगला स्टेप जो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग होता था उसको लेजर में नहीं डाला, तो पार्शियल है। पार्शियल इसीलिए बोला गया है कि आधा काम तो करा रिकॉर्डिंग का, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है उसको कंप्लीट नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, आपको यहां तक कोई डाउट है तो? प्रगति अवस्थी, नो डाउट, गुड बेटा। कोई और किसी को कोई डाउट है इस बात से? नो सर, विक्की को कोई डाउट नहीं बेटा। क्लियर सर। सर पार्शियल में अमाउंट पार्शियल नहीं होता। नहीं विकेश, अमाउंट पार्शियल की बात नहीं है, सिर्फ जब हम एरर ऑफ कमीशन पढ़ेंगे ना तो मैं वहां पर भी बताऊंगा आपको इसके बारे में। गलतियां पार्शियल ओमिशन को लेकर बहुत तरह की हो सकती हैं। जो एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट है पार्शियल ओमिशन का, वो ये कहता है कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया लेकिन लेजर में पोस्ट नहीं किया। बट इसी के अंदर और सारे पॉइंट भी जुड़ जाते हैं कि अमाउंट गलत पोस्ट किया, अमाउंट डेबिट का क्रेडिट में डाल दिया, गलत साइड डाल दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया। तो ये सब मिलकर एरर ऑफ कमीशन को जन्म देते हैं। इससे एरर ऑफ कमीशन भी अपने आप सामने आता है। तो पार्शियल ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन मेरे लिए दोनों एक ही टाइप ऑफ एरर हैं। मैं इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा आपको, फिक्र मत कीजिएगा। इसी चीज के अंदर सस्पेंस अकाउंट आता है जो हमें डिस्कस करना होगा बाद में। क्लियर यहां तक किया बेटा? अब मैं आगे चलता हूं। अपने पास बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा। मुझे आपने बताना है इस चीज के रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन क्या होगी। सो प्लीज पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं आज पार्शियल ओमिशन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा किसके बारे में, कंप्लीट ओमिशन के बारे में। और धीरे धीरे करके इसके एग्जाम्पल आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अब पॉइंट को अब सुनना और समझना है आपने। मैं थर्ड स्टेज को लेकर भी अभी कोई बात नहीं करूंगा। थर्ड स्टेज है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बातें शुरुआत में होंगी फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज की, और आपको बहुत ध्यान से लगा के बातों को सुनना है सिर्फ। बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन जो यहां पर हुई
उसको रिकॉर्ड नहीं किया और वो मुझे फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए, तो सबसे सिंपल तरीका है कि कोई गलती हुई है जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, यही मेरी गलती है, और अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो रेक्टिफाई फर्स्ट स्टेज में कैसे होता है? रिकॉर्ड नॉर्मल जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो, जब आप फर्स्ट स्टेज में हो ना, तो इसका मतलब अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लो। नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना ही तो है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को गुड्स बेचे कैश में, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लो। आपने गुड्स परचेज किए राम से, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लो। तो बेसिकली करना क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन है अगर आपने रिकॉर्ड नहीं की है तो उसे रिकॉर्ड करके ठीक कर सकते हो। तो रिकॉर्ड करनी है एक नॉर्मल जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बात समझ में आई? और अगर आप हैं किसमें, सेकेंड स्टेज में, बहुत ध्यान देना, सेकेंड स्टेज में आ चुके हो तो बेटा एक सिंपल सी बात बोलता हूं, सेकेंड स्टेज का मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब आपके पास जर्नल ओपन नहीं होगा, आपके सब्सिडरी बुक्स क्लोज हो चुके होंगे। तो नाउ अब अगर आप सेकेंड स्टेज में हो, अगर आप सेकेंड स्टेज में हो तो आप अभी भी रिकॉर्ड तो करोगे, लेकिन जर्नल में नहीं, नॉर्मल में नहीं, आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। और वो नॉर्मल एंट्री नहीं होगी, वो क्या होगी, वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री while preparation of final accounts। while preparation of final accounts यानी कि हम ना, अगर हमसे कुछ चीज छूट जाती है, देखो ध्यान सुनना, जर्नल बन गया, लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस भी बन गया, इसका मतलब आप कहां एंटर कर चुके हो, सेकंड स्टेज में एंटर कर चुके हो। और सेकंड स्टेज के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बन रही होगी तो अब मैं यहां जाकर दोबारा एंट्री नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहीं पर इसे बनाते वक्त ही उस एंट्री को एडजस्ट करना होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि यह एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हो, जर्नल लेजर बनाते वक्त पकड़ लेते हो, तो जर्नल एंट्री करके ठीक कर लो। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती को पकड़ते हो तो अब यहां जाकर ठीक नहीं कर सकते। अब आपको यहां फोर्थ पॉइंट में फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उसको एडजस्ट करना होगा, उसके अंदर प्लस माइनस करना होगा, ताकि वो सब चीजें एडजस्टमेंट के साथ दिखाई दें। मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है इस बात से? बेटा मैं बाकी सबसे भी एक चीज चाहूंगा कि आपको जब भी मैं पूछूं कि डाउट है या नहीं है, तो आप प्लीज उस चीज को लेकर मुझे बताएं जरूर। सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, अपना यस, ओके, नो लिखें जरूर इस चीज के रिगार्डिंग। मुझे सब बच्चों की कंफर्मेशन मिलेगी, इसका मतलब मैं सबसे बातें कर पा रहा हूं। अगर आप बातें नहीं कर रहे होंगे मेरे साथ तो फिर मुझे इंटरैक्टिव क्लास नहीं लगेगी। मुझे चाहिए कि आपकी क्लास मेरे साथ इंटरैक्टिव होनी चाहिए। यस आदित्य, मैं एक बार सेकंड स्टेज दोबारा से डिफाइन कर देता हूं, एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करूंगा अभी आपके लिए। चलिए मैं एक बार सेकंड से, मैं आपको एक बार दोबारा से डिफाइन करता हूं। बेटा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये है फर्स्ट स्टेज और ये चल रही है आपकी सेकेंड स्टेज। अगर कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए और आपने ट्रायल बैलेंस से पहले यानी कि इससे पहले ही ढूंढ लिया, तो आप एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री, जो कि एक नॉर्मल जर्नल एंट्री होगी।
लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं और आगे निकल आए हैं और आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फिर आप इस जर्नल एंट्री को फाइनल अकाउंट्स में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। याद करो, आप सबने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते वक्त एक चीज सीखी थी कि आप बनाते हो कौन कौन से अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो कोई गलती या कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे लिखी होती थी तो आप क्या करते थे, कहीं ट्रेडिंग में प्लस माइनस कर रहे हो, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस कर रहे हो, कहीं बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। तो वो सब क्या थे, वो एडजस्टमेंट तो थे जो आप भूल गए हो। एरर और ओमिशन जो होते हैं वही तो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट होते हैं, वही तो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज नॉर्मल रिकॉर्डिंग, ताकि काम बिल्कुल ठीक हो जाए। सेकंड स्टेज ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो मैं बाकी पुराने जाके अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर ही उसके अंदर प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो काम तो वही होगा, लेकिन मैं उसको नॉर्मल जर्नल एंट्री ना बोलकर अब मैं उसे एडजस्टमेंट एंट्री बोलना शुरू करूंगा। आई होप अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस प्रगति अवस्थी, बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा आपने। अब बाकी सब भी पढ़ो, प्रगति ने बिल्कुल सही बात लिखी है। सेकंड स्टेज का मतलब है कि हम अब सब्सिडरी बुक्स में जाकर एंट्री नहीं कर सकते। एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया है तो अब आपको उसे फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड प्रगति। आकाश गुप्ता, नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बात नहीं करेंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बात अभी होती नहीं है, वो फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का वर्ड अपने माइंड में बिल्कुल मत लाओ अभी। उदित, नहीं, सेकंड स्टेज में कोई अभी सस्पेंस की बात नहीं होगी। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस की बात होती है, कंप्लीट ओमिशन में कोई सस्पेंस की बात नहीं होती। वैभव, अब अगला मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही लेना है बेटा। नहीं उदित, नहीं करेंगे सस्पेंस अकाउंट से यूज। ये सभी एडजस्टमेंट करने के लिए ही जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो जनरल प्रॉपर के थ्रू ही करते हैं। बेटा मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब आपके सामने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। डेप्रिसिएशन लगाने की एक नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब अगर आपको ये एंट्री नहीं आती तो पहली 2 वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने उन 2 वीडियोस के अंदर इस चीजों के बारे में बातें की हुई हैं। तो आप उन 2 वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको ये एंट्री समझ में आए। अब हो क्या सकता है, आप 2 स्टेज में हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, आप अभी जर्नल और लेजर ही बना रहे हैं। सेकंड स्टेज, आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अब आपके फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं। तो अगर आप जर्नल लेजर में ही हैं तो इसी वक्त पर एक एंट्री कर लीजिए ना। एंट्री क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना तो आप फर्स्ट स्टेज के अंदर एंट्री करके ठीक कर सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन अगर सेकंड स्टेज आ चुकी है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है और फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। अब देखो, अब आपके अकाउंट बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आप क्या करेंगे, अब आप मशीनरी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे डेप्रीसिएशन। यही चीज जो आपने की है
यही तो एडजस्टमेंट है। तो एंट्री तो वही हो रही है, लेकिन वो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट की जा रही है। इसी को सेकंड स्टेज का पहले प्रकार आया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज का। अगर आप पहले ही रिकॉर्ड कर ले तो नॉर्मल जर्नल एंट्री, और भूल गए ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो अब उसको एडजस्ट कर दो, उसको प्लस माइनस करके इस तरह से डाल दो ताकि वही चीज हो जाए जो आप पहले करना चाहते थे। यस प्रगति अवस्थी, बिल्कुल ठीक बेटा, सही एंट्री लिखी आपने। बोलो बेटा, बताओ, कोई चीज को लेकर डाउट है तो बताइए मुझे अब। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल को लेकर इस तरह से आपको समझ में आया हो कि आपको स्टेजेस कैसे डिवाइड करनी है। जब तक स्टेजेस समझ नहीं आएंगी तब तक आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि गलतियां ठीक कैसे होती हैं, क्योंकि स्टेजेस को माइंड में डालना है। मुझे रटाना नहीं है कि एंट्री क्या करनी है, सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, नहीं, मुझे सिखाना है कि कहां पर सस्पेंस की जरूरत पड़ेगी, कहां पर सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए सस्पेंस अकाउंट की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को माइंड में अच्छे से डाल लेना। नवनीत बेटा ध्यान से सुनो, अगर आपके लिए ये एग्जाम्पल है एक डेप्रिसिएशन और मशीनरी लगाने का, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो यानी कि आप जर्नल और लेजर कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल एंट्री दोबारा से रिकॉर्ड कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनने का मतलब है कि आपके लेजर अकाउंट क्लोज हो गए, लेकिन जब क्लोज ही नहीं हुए तो आप एक एंट्री रिकॉर्ड करके उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है, उसके बाद आप दोबारा जाकर अपने लेजर के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। अब आपको जो भी करना है तो वो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उसको एडजस्ट करते हुए करना है। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट है बताइए। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो बेटा, गुड सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। एक और एग्जांपल आपके लिए आ गया है। फिर से वही बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज में है या फिर सेकेंड स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में है या सेकेंड स्टेज में है, यही चीज आपको समझनी है। देखो, मैं फिर से बोलूंगा, मैं बेसिक्स को लेकर आपके पीछे पड़ने वाला हूं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो मेरी क्लासेस आपको बहुत ही दिक्कत देंगी, और अगर वो 2 वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको मेरी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोकस इस चीज पे करिए कि आप यहां बेसिक सीखने के लिए आए हैं, और वो आपको इतना अच्छा सिखाया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बेटा आप मुझे बताइए, गुड सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट, अगर मैं ये जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर पाया और मैं अभी जर्नल लेजर ही बना रहा हूं, मुझे पता चल गया कि यार मुझसे गलती एंट्री छूट गई है, तो उस एंट्री का क्या करना है, तो मुझे अब बताओ उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। मेरी एंट्री होनी चाहिए सोहन डेबिट, डेटर को डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 10,000 से। एक नॉर्मल एंट्री रिकॉर्ड करो, बात खत्म हो जाएगी, टेंशन ही नहीं रहेगी आपको इस चीज की। यस कृति, गुड गुड बेटा। वैभव गुड, सोहन टू सेल्स, यस ईशा गुड गुड। चलिए अच्छा, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज पे जा चुके हैं, आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, आपने जर्नल लेजर बना लिया है, ट्रायल बैलेंस भी बन गया है, अब जाकर आप दोबारा से जर्नल या लेजर में एंट्री नहीं कर सकते, पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो अब आपको इसको एडजस्ट करना होगा। किसके अंदर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। और फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट से बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनती है बैलेंस शीट। अब सेल्स कहां आती थी ट्रेडिंग में, सेल्स आती थी यहां पर, तो सेल्स में
प्लस करते थे ओमिटेड सेल्स, जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए 10,000 की, वो मैंने सेल में जाके प्लस कर दी। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर प्लस करूंगा ओमिटेड सेल्स, जो आपने सोहन के नाम से रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, इसी को एडजस्टमेंट एंट्री बोल देते हैं। थैंक यू पुष्पेंद्र, आपको ये बात समझ में आई कि मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं। थैंक यू सो मच। ईशा बेटा, वहां पर मेरी दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, जो आपको इवन वो दोनों क्लासेस हमारी ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। वरना सर के आर.के. मेहता सर के जो यूट्यूब चैनल पे है वहां पे अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, सीए जितिन त्यागी के नाम से, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। यस शुभम, बिल्कुल ठीक बेटा, उसको हम ऐड कर देंगे, डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस तन्वी, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो रेक्टिफिकेशन ही तो होती है, क्योंकि हम कुछ चीज भूल गए तो वो गलती है, और गलती को एडजस्ट कर दिया तो मतलब रेक्टिफिकेशन है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। आदित्य, वो मैं सिखाऊंगा बेटा, गलती फर्स्ट स्टेज में हुई है, सेकंड स्टेज में हुई है, आपको सिखाया जाएगा, टेंशन ना लो उस चीज की बिल्कुल भी। मुझे एंट्री सिखाने के लिए मैं लास्ट 2 क्लासेस जो दे चुका हूं आपको, वो उसमें सिखा दूंगा एंट्री। यहां तो ये सीखना है कि ये करना क्यों है, समझना, बेसिक मैं बोल रहा हूं, बेसिक चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है आपको मैंने, तो इसलिए समझो कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों लेवल पे चलेगा। उदित, हमने बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में ऐड किया है, डेटर बढ़ जाते हैं क्रेडिट सेल करते हैं तो। हाँ बेटा, यहां तक बात समझ में आई आप सबको? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में कंप्लीट ओमिशन का क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको बता दूं। मैंने आपका बेसिक लिख दिया है यहां पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी जो भी है सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा। आई होप तब तक आप सब मेरी दोनों क्लासेस देख लेंगे। किसी ने भी अगर दोनों क्लासेस में से एक क्लास देखी है तो दूसरी भी देखो, या फिर नहीं देखी तो दोनों देखो, क्योंकि अगली क्लास के अंदर आपकी जर्नल एंट्रीज का टॉपिक स्टार्ट होगा और वो फिर हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जाने से पहले, आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारी क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले अकाउंट्स की जो शेड्यूल टाइमिंग है वो TTS 9 to 11 है। उसके बाद लॉ स्टार्ट होगा TTS में ही 11 to 1। 5-10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा बीच में और आपका आगे अगला शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैथ्स होगी आपकी MWF में मॉर्निंग 9 to 11, और फिर आपकी इकोनॉमिक्स होगी MWF में ही 11 to 1। जब हमें लगेगा कि जरूरत है हम संडेज में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करेंगे, वो भी आपकी लाइव होंगी, तो जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। अभी मेरी क्लास के थोड़ी देर बाद आपका 10 मिनट के बाद, 10 मिनट ठीक है मेरा, अभी 10 मिनट के बाद आपकी स्टार्ट होगी लॉ की क्लास, जो CS नीति तहीम मैम लेंगी। बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, आप पढ़ के देखिएगा, आपको लॉ पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज डेमो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी क्लासेस को समझिए। जितना बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है इतने ही बेसिक से बाकी टीचर भी पढ़ाने वाले हैं। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, उनको भी अपने साथ लेकर आओ। अब पहली 5 क्लासेस सारे टीचर्स की फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। जितना हो सके डेमोस को देखो, समझो, टीचर से पूछो, बातें करो, ताकि आपका इंटरेक्शन बेटर हो सके। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लीज दोनों वीडियोस को देखकर आएंगे, और अगली क्लास के अंदर हम और बेसिक में जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहां तक का किया हुआ सब रिवाइज करके आएंगे। फर्स्ट स्टेज क्या थी, सेकंड स्टेज क्या थी, थर्ड स्टेज क्या थी, एरर ऑफ ओमिशन क्या था, कंप्लीट ओमिशन क्या था, पार्शियल ओमिशन क्या था। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पूछूंगा इसके बारे में। तो फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। 10 मिनट के बाद आपकी लॉ की क्लास स्टार्ट हो रही है 11:10 के ऊपर।
तो प्लीज आपको अपना कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो कर लीजिए। 10 मिनट के बाद मिलेंगे नीति मित्तही मैम के साथ। थैंक यू, बाय बाय। 10 मिनट के बाद क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, ध्यान रखिएगा, जाना नहीं है।